इंडिया में जब भी पुलिस अफसरों की बात होती है तो फिल्मों से हम उठाते हैं, सिंघम का नाम लेते हैं, राउडी राठौड़ का नाम लेते हैं। लेकिन इनसे काफी पहले 80 के दशक में भारत में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर आया था। असम काडर से निकलकर वो पंजाब आया और उसने आतंकवाद को खत्म कर दिया, जो कि खालिस्तान की मांग को लेकर शुरू हुआ था। उस आतंकवाद को जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, चाहे वो ब्रिटेन हो, वहाँ की फौज हो, वहाँ की पुलिस हो, या सबसे तेज मानी जाने वाली स्कॉटलैंड यार्ड हो, या फिर अमेरिका की एफबीआई हो, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये रोज नए नए तरीके लेके आते हैं पर इनसे निपट नहीं पाते हैं। केपीएस गिल ने उस दौर में इस कॉन्फिडेंस से बोला था, इस दावे के साथ बोला था कि मैं टेरर खत्म कर दूंगा, और उन्होंने कर भी दिया था। केपीएस गिल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास गए थे और ये दावा किया था कि मैं नक्सलवाद भी खत्म कर दूंगा। हालांकि उस समय उनकी उम्र इस बात की गवाही नहीं देती थी, फिर भी वो दावा ठोक के बोलते थे। लेकिन इसके साथ ही उनके इतने ताकतवर, इतने बड़े करियर के बावजूद उन पे एक दाग भी लगा था, एक आरोप लगा था। एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया है, और ये अपनी तरह का पहला मामला था कि मोलेस्टेशन को के चार्ज को लेकर कोई औरत कोर्ट में गई थी। मैं हूँ ऋषभ, मेरे साथ हैं विशाल और निखिल। हम लोग बातें करेंगे इनके किस्सों के बारे में। विशाल, आप पहले बताइए, केपीएस गिल के बारे में आपने क्या क्या जानकारी जुटाई है? सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। इन्होंने अपने करियर में ये हॉकी में रहे, पुलिस में रहे, आतंकवाद की सफाई के लिए गए, बहुत जगह गए। आदमी पूरी जिंदगी काम करता रहा और जहां रहा वहां पे इसने डिलीवर किया। ये इनकी सबसे अच्छी चीज़ थी। इनका अगर बचपन से शुरुआत करें, इनका एक बहुत ही अच्छा किस्सा है कि 14 साल की उम्र में इन्हें शराब पीने की इच्छा होती थी। तो इनके पिताजी जो घर पे लाकर रखते थे शराब, तो ये उसमें से कुछ शराब निकालते थे और पानी मिला के रख देते थे, जो आमतौर पे इस उम्र के लड़के करते हैं। लेकिन अब अगर ये बात किसी पिता को पता चले तो जाहिर सी बात है कि उस समय जैसा माहौल रहा होगा कि वो मारे पीटेगा या डांटेगा। लेकिन इनके पिताजी भी अब उनका जो व्यवहार रहा, उनका सलीका ये रहा कि उन्होंने अगले दिन से 2 ग्लास रखने शुरू कर दिए कि बेटा अगर पीना है तो साथ में पियो, चोरी मत करो, ये वाली चीज़। केपीएस गिल ने अपनी हैबिट मेंटेन रखी थी। वो ड्रिंक्स को लेकर काफी फ्री रहते थे और बाद में भी फ्रीली पिया करते थे, बिना किसी सोशल प्रेशर के। बहुत ही मतलब चिल लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान थे। पार्टियां करते थे मुंबई में रहते हुए। जो इनके घर में पार्टियां होती थी उसमें बॉलीवुड से कई सारे सितारे शरीक होते थे। उसमें श्रीदेवी, सलमान खान तक इनके घर पे आते जाते थे। और ये हमेशा उसी तरह की जिंदा दिली से जिंदगी जिए हैं। एक सावन कुमार का भी किस्सा है। उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं। हाँ, उसमें यह है कि इन पार्टियों के एवज में ऐसा कहा जाता है, ये मजाक भी बहुत करते थे केपीएस गिल। इन्होंने सावन कुमार जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनसे कहा था कि मैं तो तुम्हें AK-47 दे दूंगा गिफ्ट में, अगर तुम ऐसी पार्टियां कराओगे तो। इनके और भी किस्से हैं। AK-47 से याद आया कि हॉकी को जब ये संभाल रहे थे तब उसमें रहते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि हम एथलीट्स को AK-47 देंगे। पहले कहा था जब पहले ये कहा पुलिस ऑफिसर था। बन गए। उसमें बोले थे कि उनको दौड़ना, खेलना, हॉकी चलाना तो आता है, हम उनको बंदूक चलाना भी सिखाएंगे। ये उस दौर की बात है जब वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में थे, जब वो खालिस्तानी आतंकवाद से निपट रहे थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। आर्मी ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर मारा था आतंकवादियों को, लेकिन इसके साथ ही आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था। इसकी कीमत इंदिरा गांधी की मौत से, उनकी हत्या से चुकानी पड़ी थी। उसके बाद के साल में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले के साल में 500 के करीब लोग मारे गए थे। इस चीज से निपटने के लिए 1988 में केपीएस गिल को बुलाया गया असम कैडर से पंजाब में, क्योंकि पंजाब का कोई पुलिस अधिकारी तैयार नहीं होता था ये जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि ये दो तरह का मसला था, धार्मिक भी था, राजनीतिक भी था। लेकिन केपीएस गिल ने एक तरीका इसके लिए निकाला था। देखिए, उनको इस बारे में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने वो इस पूरी समस्या से निपटे। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये वाला मामला ना निपटाया जाता तो शायद ये कश्मीर से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था उस समय। उस समय इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। एक नेता उनके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि यार आपके साथ रहते हुए आपकी पुलिस बड़ा आक्रामक हो जाती है, बहुत ही क्रूर ढंग से काम कर रही है।
तो उन्होंने कहा कि ये तो सिख जाट जो आतंकवादी हैं और जो जाट सिख पुलिस वाले हैं उनके बीच का मसला है, आप लोग इसमें कहाँ से बीच में आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको इस पर विवाद भी हो सकता है, राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा सकता है कि आप जाति को उसमें बीच में क्यों ला रहे हैं। लेकिन यही इनकी पॉलिटिक्स रही कि उन्होंने इस मैटर को नैरो करने की कोशिश की। जब हम ये कह देंगे कि यार ये मामला तो सिर्फ इनके और इनके बीच का है, तो जो बाकी के फर्जी में उछलने वाले लोग हैं, जो गुट हैं या जो नेता हैं जो उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है किनारे हो जाएंगे। तो ये इनकी एक रणनीति रही और जिसमें पंजाब में इन्होंने डिलीवर भी किया सफलता हासिल। जो कि कश्मीर और नक्सलियों की समस्या में, कश्मीर समस्या और नक्सलियों की समस्या में यही चीज दिक्कत आती है कि आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि कौन नक्सली है, कौन पुलिस के साथ है, कौन मुखबिर है, कौन क्या कर रहा है। केपीएस गिल ने एकदम नैरो कर दिया था इस डेफिनेशन को। नाम लिया था उन्होंने कि आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं, बाकी जो जाट उन्होंने काफी रहना चाहिए आपस में। उन्होंने काफी नैरो कर दिया कि ये वर्ग है जो कि आतंकवाद कर रहा है, ये एरिया है, ये लोग हैं। ये नहीं कह सकते थे कि पूरे पंजाब में फैला हुआ है। कश्मीर में इस तरह की धारणा है कि स्टूडेंट से लेकर वहाँ पे किसी तरह का वर्ग नहीं है, उसमें सीधे कश्मीरी की बात की जाती है कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स भी पत्थरबाजी कर रहे हैं या वहाँ के बुजुर्ग अपने बच्चों को उकसाते हैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे सबको दोषी ठहराया जा रहा है। इन्होंने पंजाब में यही नहीं किया था और जिसकी इन्हें सफलता मिली। निखिल बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 साल बाद हुआ। के 4 साल बाद होता है और यही वो पहला बड़ा ऑपरेशन है जिसके लिए असम से केपीएस गिल पंजाब लाए जाते हैं। तो ऋषभ आपको बता रहे थे कि केपीएस गिल इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि पंजाब का कोई पुलिस अफसर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था कि गांव में, खेत में, वहां इंसर्जेंसी को टैकल करना एक बात हो जाती है, पर हरमिंदर साहब जो सिख धर्म का आप कहिए एक तरह से हार्ट है, वहां पे किसी सिचुएशन को टैकल करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है कि किस माहौल में ये ऑपरेशन हो रहा था। तो हम देख रहे थे तैयारी के वक्त, तो एक जज के सामने जब कोई केस जाता था, जब किसी टेररिस्ट का, तो उनकी ये शर्त होती थी कि मेरे सामने टेररिस्ट तब मैं इस मामले की सुनवाई तब करूंगा जब इस टेररिस्ट को आप आंख पे पट्टी बांध के लाएंगे, क्योंकि जज तक इतना सीनियर पोस्ट पे बैठा हुआ जो सरकारी अधिकारी है वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता इसके खिलाफ खड़े होने का। तब केपीएस गिल कहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं कि ठीक है हम आते हैं। तो ये ऑपरेशन 9 मई से लेके 18 मई 1988 को होता है हरमिंदर साहब में। और जैसा कि ब्लू स्टार में हुआ था कि ब्लू स्टार के दौरान कुछ सिख चरमपंथी मंदिर के अंदर काफी तैयारी के साथ बैठ गए थे और उन्होंने वहां हथियार वगैरह जमा कर लिए थे और सरकार को जिम्मेदार, और सरकार चाहती थी कि उनको वहां से फ्लश आउट किया जाए क्योंकि वो वहां से अपने फरमान वगैरह सुनाते थे। तो इन्होंने आप ये कहिए कि एक दूसरी टैक्टिक अपनाई। इन्होंने कहा कि सीधे जाके हमला करने की जगह हम एक माइंड गेम खेलेंगे। जैसा विशाल ने आपको बताया था कि इन्होंने टेररिज्म को जैसे वहां पे अपने बयानों में नैरो किया, वैसे उन्होंने यहाँ पे एक माइंड गेम खेला कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम वहां जाके एक पैरामीटर, हम एक उसके चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करेंगे और हम इंतजार करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये एक बाबा उत्तम सिंह को वहां पे लेके आए और बाबा उत्तम सिंह ने बाहर लगातार अपील की कि मंदिर के अंदर जो लोग हैं, ठीक है जो भी आपकी मांगे हैं, पर आप मंदिर से बाहर आ जाइए, हम यहाँ बाहर रह के बात कर सकते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। और एक और चीज है, ब्लू स्टार से कैसे ऑपरेशन अलग है, उसमें आर्मी का एक कंफर्ट जोन होता है जो पत्रकारों के कैमरे के बाहर होता है। केपीएस गिल ने ये कहा कि नहीं, ऑपरेशन ओपन टू मीडिया है, आप जहां जहां चाहते हैं, मतलब इवन आप ये कहेंगे, अगर आप ब्लैक थंडर की तस्वीरें बहुत आइकॉनिक तस्वीरें हैं, वो हम इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एनएसजी की जो पोस्ट है वहां पे भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, हाँ, तो आप चले जाइए, आप अपना हेलमेट वगैरह लगा के आप अपनी जिम्मेदारी पे वहां जाके वहां से भी तस्वीर ले सकते हैं कि आप देखें कि पुलिस क्या कर रही है। तो इसलिए इससे एक विश्वास का माहौल बना लोगों में कि ठीक है, मंदिर पे हो सकता है आने वाले दिनों में एक ऑपरेशन हो, पर उसकी एक जायज वजह है, उस किसी के धर्म पे, किसी की आस्था पे चोट नहीं हो रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें एकदम मिनिमम डैमेज है। 44 आतंकवादियों की मौत होती है, लेकिन पुलिस का कोई उसमें निकल ज्यादातर तस्वीरें हैं जिसमें कि आतंकवादी सरेंडर कर रहे हैं। वो बहुत आइकॉनिक तस्वीर है। दरअसल जब ऑपरेशन शुरू होने को हुआ तो उस समय जो उनका लीडर था मलकीत सिंह, उसने कहा कि आप जब आ रहे हैं तैयारी से तो आप ट्रक भी लेके आइए बहुत सारे, उसमें लाशें भर के ले जाना जो हम गिरा देंगे हजारों। और यही मलकीत सिंह बाद में सरकारी डॉक्टर से अपनी पट्टी करवाते हैं, उसकी तस्वीर है खुले में।
और इसके बाद जब और हाँ, ये एक और इसमें ना एटीट्यूड का फर्क, मतलब केपीएस गिल की जो विरासत है पंजाब पुलिस को दी हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका एटीट्यूड, कि उन्होंने एटीट्यूड चेंज किया पुलिस का। कि पहले ऐसा था कि सिचुएशन जैसे ही हाथ से बाहर निकलने की हुई तो माना ही जाता था कि पुलिस का एक लेवल है चीजों को डील करने का, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर देना है, या तो कोई दूसरी एजेंसी आएगी या एनएसजी आएगी या फौज आएगी। और यही चीज निखिल इसमें 2002 के दंगों में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने इनको सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर बुलाया था दंगों के बाद, तो इन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि पुलिस का ये फेल्योर है, इसमें मतलब आपको आर्मी या सीआरपीएफ या किसी और को नहीं बुलाना है, पुलिस खुद से कंट्रोल कर। हाँ, पुलिस अपना कंट्रोल वहां दिखा सकती है। तो इसीलिए जैसे मलकीत सिंह वाली तस्वीर बड़ी फेमस है, वैसे ही जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तब केपीएस गिल के मंदिर में घुसते हुए तस्वीर भी बहुत फेमस है। तो जितने जर्नलिस्ट और जो पुलिस वाले भी जा रहे थे मंदिर में, उनको बड़ा डर था कि अभी इतना बड़ा ऑपरेशन चला है 9 दिन तक के, तो उसके बाद हो सकता है अंदर कोई आतंकवादी छुपा हो, वो कहीं से गोली मार दे। पर केपीएस गिल घुसते हैं तो बिल्कुल एकदम मतलब जैसे अगर यूलेजाइज करते हैं उस भाषा में कहेंगे तो शेर घुस रहा है जैसे कहीं पे, बिल्कुल एकदम ऐसा कैजुअल वॉक। और बाद में किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा था कि कोई आपको गोली मार देता, तो उन्होंने कहा कि ये जो पगड़ी मेरे सर पे है ये नहीं झुक सकती है, तो ये तो मैं अगर जाऊंगा उस मंदिर में तो फिर तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। और ये एटीट्यूड है। ये आप देखेंगे कि 2015 में गुरदासपुर में हमला होता है ना, और यही एटीट्यूड आपको पंजाब पुलिस में दिखता है। कि अब गुरदासपुर अटैक भी अगर आप जब आज गूगल करते हैं तो आपको वहां दिखते हैं कि पंजाब पुलिस के अफसर हैं जो लाइन से खड़े हैं और निशाना साधे हुए हैं टेररिस्ट पे, उसकी तस्वीर भी है। हाँ, और फौज भी है उनकी मदद के लिए, और वो पैरामीटर से बाहर खड़ी है। और इसकी बहुत तारीफ हुई थी कि देखिए एक स्टेट पुलिस और विदेशी आतंकवादी आकर के वहां पे एक पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और उसको स्टेट पुलिस अपने लेवल पे डील कर रही है। तो ये कॉन्फिडेंस केपीएस गिल ने दिया, और ये उनकी विरासत है जो आज कंटिन्यू होती है। ये चीज मतलब आर्मी ने भी डॉक्यूमेंट की थी, जो इन्होंने टैक्टिक्स लगाए थे आतंकवाद से निपटने के लिए, और ये नक्सल समस्या से निपटने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास भी गए थे। अब दोनों में से किसी एक ने उसके बारे में भी बात की थी। दरअसल रमन सिंह ने बतौर सिक्योरिटी एडवाइजर इनकी सेवाएं चाही थी कि आपका इतना अनुभव रहा है काउंटर इंसर्जेंसी में, और छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा है इन सबसे, तो आप आइए और अपनी सेवाएं दीजिए। और ये गए, है ना। पर जितनी खबरें निकल के आती हैं वो ये इस तरह से हैं कि केपीएस गिल का अपना एक तरीका है काम करने का, और वो उसी तरह से कंफर्टेबल भी होते हैं। तो शुरू में जब इन्होंने काम करना चाहा और रमन सिंह से इनकी बातचीत होती थी, तो शुरुआत में रमन सिंह खुद उतने एक्साइटेड नहीं थे। उनका केपीएस गिल का बयान आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे कि रमन सिंह ने तो मुझसे कहा कि आप अभी तो आप आए हैं, आपको हफ्ता भर हुआ है, आप सैलरी लीजिए, एंजॉय कीजिए जैसे आप रहते हैं, है ना। पर कुछ जानकारी मिलती है। जैसे केपीएस गिल ने एक आप ये कहिए कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बुला ली रायपुर पर। केपीएस गिल यही एटीट्यूड वाली बात, उन्होंने कहा रायपुर में नहीं होगी, जंगल में होगी। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया था उसके बारे में अब बाद में केपीएस गिल ने कहा कि मैं जिसको बुला रहा हूँ ये पुलिस अफसर है, ये डीएम है, तो ये बिल्कुल अनमार्क्ड गाड़ियों में आ रहे हैं, सिविलियन वर्दी में आ रहे हैं, इनकी गाड़ी के ऊपर एसपी और डीएसपी सब कुछ नहीं लिखा है। तो ये तो खुद डरे हुए हैं कि हमको कोई चुन के मार देगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस डर के साथ अप्रोच करेंगे इस समस्या को, क्योंकि उनका केपीएस गिल का कहना था कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है ना, और उसके बाद फिर आप इसका सोशियो इकोनॉमिक है, आर्थिक और सामाजिक पहलू है, उनको डील कीजिए, पर पहले जो ये सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कीजिए। और यही पंजाब में भी उन्होंने किया था। तो ये कुछ उनकी शिकायत थी, और केपीएस गिल का कहना था कि 3 साल अगर मुझे मिल जाते हैं छत्तीसगढ़ में तो मैं इस समस्या का सफाया कर सकता हूं। पर छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज्यादा उत्साही कभी रही नहीं केपीएस गिल के प्लान्स को लेके, है ना। 2 राइडर मैं लगाना चाहता हूं हमारे इस, हाँ जी, 2 राइडर मैं इस डिस्कशन के बारे में लगाना चाहता हूं जो इस लाइव में हुए हैं। 2 इस लाइव में आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक भापा सिख और जाट सिख। तो ये दोनों जात सूचक शब्द उस अर्थ में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ये केपीएस गिल के बयान के बिल्कुल स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं। पहली चीज इसको नोट किया जाए। और उनका भी है ना निखिल, उन्होंने जाति सूचक तौर पे इस्तेमाल नहीं किया था, सेग्रीगेट करने के लिए कहा था कि लड़ाई किसके और किसके बीच है। और दूसरा ये कि ब्लू स्टार का कंपैरिजन होना ब्लैक थंडर से जायज है, क्योंकि एक तरह की सिचुएशन में है, पर कई बार इतने उत्साह में हम कर लेते हैं वो कि कुछ चीजें अनफेयर हो जाती हैं ब्लू स्टार को लेके। ब्लू स्टार में हमको याद रखना पड़ेगा कि भिंडरावाला की देखरेख में वो सारा हो रहा था उस समय का, है ना। और भिंडरावाला का कल्ट, ये मलकियत, आतंकवाद हो रहा था उसकी देखरेख में, आतंकवाद हो रहा था। और मैं उस घटना की बात कर रहा हूँ हरमिंदर साहब वाली।
सिख जो आपके गोल्डन टेम्पल में जो होता है, तो भिंडरावाला और मलकीत सिंह की शख्सियत में बहुत फर्क है। पहले मलकीत सिंह अगर मैंने लाइव में बोला नहीं होता तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, पर भिंडरावाला लोगों को रिंग करता है उनकी मेमोरी में। और दूसरी चीज ये है कि जो अंदर आतंकवादी थे ब्लू स्टार में, उनकी तैयारी बहुत दूसरी थी उनसे जो ब्लैक थंडर में है। अंदर से एंटी टैंक मिसाइल का भी फायर आया है फौज के ऊपर, है ना। और उनको वहां पे उनकी तैयारी कराने के लिए मेजर जनरल शाहबेग जैसा बहुत आप ये कहिए कि बहुत डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर था अंदर, है ना। तो इन दो तीन चीजों को ध्यान में रख के जब इनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो फिर हम फेयर होते हैं। निखिल, उसमें ना दो चीजें थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी नैरो था और इंटेंस था, काफी कि आर्मी है और आतंकवादी छुपे हैं उनको मारना है। पुलिस की समस्या अलग थी कि पूरे स्टेट में आतंकवाद फैला हुआ है, जाने अनजाने लोग हैं, आपको नहीं पता है कि कौन है उसमें। तो पुलिस का काफी वाइड रेंज का था। तो मतलब दोनों ही लॉडेबल वर्क्स हैं, दोनों। आर्मी का भी उतना ही, मतलब आर्मी वाले एक्शन की प्रशंसा की जानी चाहिए, पुलिस वाले की भी की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस का फेल्योर ही ये बताता है कि आपको आर्मी बुलाना पड़ता है। और आर्मी चूंकि वार मशीन है, वो अपने इनहाइलेशन पे जाती है कि दुश्मनों को मार देना है, वो रिफॉर्म पे नहीं जाती है, उसके नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। केपीएस गिल 1994-95 के पास आसपास रिटायर हो गए थे। उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली है और वो जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बहुत कुछ बदला भी और बहुत कुछ बदल भी दिया। मतलब उनके जाते जाते ऐसा हुआ। 1994 से लेकर 2008 तक केपीएस गिल इंडियन हॉकी फेडरेशन के मुखिया रहे। इस दौरान बहुत कुछ अच्छा भी हुआ हॉकी के साथ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। 1998 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें इंडिया जीता था, बड़ी सफलता थी। केपीएस गिल उस समय अध्यक्ष थे। 2003 में एशिया कप जीता और ये भी उस समय बड़ी सफलता थी, ये भी केपीएस गिल के अंडर में हुआ। एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो फ्रेंचाइजी वाले हॉकी टूर्नामेंट होते हैं उसे केपीएस गिल लेकर आए थे। जो प्रीमियर हॉकी लीग जो 2005 से लेकर 2008 तक चली थी, वो उसके कर्ता धर्ता पूरी तरह केपीएस गिल ही थे। मतलब सॉर्ट ऑफ आईपीएल की तरह, जो पहले आईपीएल के लिए ललित मोदी ने किरदार निभाया है, वही हॉकी के लिए केपीएस गिल ने निभाया था। हॉकी को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, तो आज हॉकी जिस स्थिति में है, क्रिकेट को जितना लोकप्रिय है, जितना लोग पसंद करते हैं, तो आज ललित मोदी तो खैर जिनको जो बनाना था वो तो बनाकर चले गए, लेकिन अभी 10 साल से चल रहा है ये। प्रीमियर लीग हॉकी की 3 साल चली थी, 2005 से 2008 तक। इनके साथ एक अच्छी चीज ये थी कि पुलिस से आते थे, कुछ दूसरे टेक्टिक्स रहे हैं। तो हॉकी में इनके टाइम पे खेले हुए खिलाड़ी बताते हैं कि ये सिलेक्शन में बहुत टफ रहते थे, फील्ड पे टफ नहीं होते थे। वहां पे आपको जो सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप इतनी सी भी रियायत मांगते हैं तो वो आपको नहीं मैंने बिल्कुल निर्मोही सिलेक्शन प्रोसेस। वही जो खेल पाएगा वही मैदान पे जाएगा। मैदान पे जाने के बाद आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप किसी तरह की रियायत की अपेक्षा मत करिए। जो इसमें 1998 में जो बैंकॉक में एशियन गेम हुए थे जिसमें टीम जीती थी, तो उसके कोच थे महाराजा ए.के. कौशिक। वो ये चीज़ बताते हैं, कोच के हवाले से ये चीज़ बताई गई थी कि इन्होंने उस समय हॉकी खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी की थी। विदेश जाना था, लोगों को पैसे की, खिलाड़ियों को पैसे की ज़रूरत थी। हॉकी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो इन्होंने आर्थिक मदद भी की। वो यहाँ तक खिलाड़ियों की हेल्प करते थे। और एक चीज़ ये कि बुरा जो हुआ वो ये कि 1928 के बाद 2008 में पहली बार ऐसा हुआ था कि हॉकी की टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ये भी केपीएस गिल ने अपने सामने ही देखा। और 2008 में जब ये हटे हैं वहाँ से, तब तक इंडियन हॉकी फेडरेशन पे बहुत ही भ्रष्टाचार के बहुत बहुत ज़्यादा आरोप लग चुके थे, बहुत गहरे संगीन आरोप लगे थे। इनको जानना पड़ा था। उसके बाद जो उसका नाम भी बदल दिया गया था। तो ये हॉकी इंडिया कर दिया गया था। वो भी हॉकी ने इन्हीं के कार्यकाल में ये चीजें देखी हैं। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, और ये मतलब बहुत बड़ा सेटबैक था। तो तमाम दावों, इरादों और कामों के बावजूद डिसग्रेसफुल हो गया था अंत में। ये मतलब ये वाकई में शर्मनाक जिसको कहा जाए, उसको माना गया कि आपका राष्ट्रीय खेल है, आप लगातार कंटिन्यू क्वालिफाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि जब आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। जीतना हारना बात की बात है, ओलंपिक में दुनिया भर की बेस्ट टीम्स खेलने आती हैं, जबकि इंडिया ने काफी गोल्ड मेडल्स भी जीते। इंडिया का इतिहास रहा है हॉकी में, उनका अतीत रहा है बहुत बेहतरीन। उसके बाद भी इस तरह की, तो खैर उसके बाद से फिर और आखिर में बात करेंगे उस केस की, रूपन देओल बजाज केस की, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। लगातार इस पे बात होती रही। 2010 में जाके ये केस कंक्लूड हुआ था। 1988 में ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद जब
केपीएस गिल को सुपर कॉप कहा जाने लगा था। इनकी मतलब इनको सबसे ताकतवर ऑफिसर माना जाता था, इतना कि मतलब इनके हर स्टेटमेंट को हर जगह कोट किया जाता था, बातें की जाती थी। एक पार्टी में एक ये इंसिडेंट हुआ था, रूपन देओल बजाज एक सीनियर आईएएस अधिकारी थी, उनके साथ मोलेस्टेशन का मामला आया था। रूपन देओल बजाज ने अपने आरोप में कहा था कि इन्होंने उनके पोस्टेरियर पे थप्पड़ मारा था, मतलब कुछ इस तरीके की हरकत थी। और इसके अलावा उंगली दिखाकर कहा था कि मेरे साथ चलो। तो ये चीज़ें ड्रिंक के नशे में हुई थी या इरादतन हुई हों, गैर इरादतन हुई हों, ये एक अपराध था। हालांकि इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। रूपन देओल बजाज से कहा गया कि ये बहुत ही छोटा मोटा मामला है, हाँ आप आपस में ही सुलझा सकते हैं। 10 दिन तक कोशिश की गई कि आपस में सुलझा दिया जाए, लेकिन रूपन देओल बजाज इस मामले को लेकर कोर्ट में गई और ये भारत का ऐसा पहला मामला बना जो कि छेड़खानी, अगर कहें तो हल्का शब्द है, लेकिन छेड़खानी को लेकर ही, मोलेस्टेशन को लेकर पहली बार कोर्ट में जाया गया और परस्यू किया गया केस को। हाँ, इसको परस्यू किया गया। रूपन देओल बजाज ने लगातार प्रोसिक्यूट किया। उस केस के बाद साल भर बाद इनको पद्मश्री मिला था। इसका भी काफी विरोध हुआ था कि जब एक केस चल रहा है तो इनको क्यों मिल रहा है। 2010 में इस केस का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, तो उनको 1 दिन की मामूली सजा हुई थी। प्रोबेशन कहा गया था कि 3 महीने का प्रोबेशन इनको दिया जाएगा, जेल नहीं हुई। और 2 लाख रुपए के आसपास इनको कहा गया कि पीड़िता को देना है, जो सरकारी शब्द होते हैं, हाँ मुआवजा देना है। रूपन देओल बजाज ने जाहिर सी बात है ये लेने से इनकार कर दिया था, तो उसको महिला कल्याण फंड में जमा करा दिया। तो ये था केपीएस गिल के बारे में, ये थी चर्चा। मैं हूँ ऋषभ, मेरे साथ विशाल और निखिल, कैमरे के पीछे वरुण। हमें फेसबुक पर ज़रूर लाइक करें और यूट्यूब पे हमने बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंटेंट तैयार किया है। हम कई तरह के वीडियोस करते हैं। पॉलिटिकल किस्से आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, हम हिस्ट्री और सिनेमा के भी बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।